तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इन्फ्रा न्यूज। पहली खबर आ रही है, देश के अंदर काम कर रहे कुछ बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से रिलेटेड जैसे एप्पल, सैमसंग और कई दूसरे, जिनको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इंडियन गवर्नमेंट से। तो आपको याद होगा कि देश के अंदर कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट हुई थी कि आईटी हार्डवेयर जिनमें लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स इन जैसे प्रोडक्ट शामिल थे, उनको सब्जेक्ट किया जाने वाला था लाइसेंसिंग और कोटास के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पर अब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कंपनी के, इन्होंने सरकार के साथ में मीटिंग की है, स्पेशली कहीं तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में मीटिंग की है। और जहां पर अब इन्होंने कहा है कि वो एक क्रेडिट बेस्ड सिस्टम के ऊपर जुड़ेंगे, जहां पर ये कंपनीज को रजिस्टर करना पड़ेगा उनको इंपोर्ट मैनेजमेंट के लिए, यानी बेसिकली कंट्रोल्ड तरीके का ये इंपोर्ट होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो कंपनीज है ये साथ साथ अपना सप्लाई चेन भी सेटअप करेगी, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, एलजी हो या फिर डेल हो, एचपी हो, लेनोवो। इन सब ने वैसे इंडिया के अंदर ऑलरेडी लाइसेंसेस एंड परमिशंस ले ली है अपने मैन्युफैक्चरिंग को सेटअप करने के लिए। कुछ ने ज़मीनें देख ली है, कुछ जो है ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रोडक्शन शुरू होने थोड़ा बहुत समय लगेगा, लेकिन तब तक ये जो बड़ी कंपनीज हैं इनको कुछ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस के अंदर इंपोर्ट करने का मौका ज़रूर दिया जाएगा। तो यहाँ पर कंपनीज के लिए रिलीफ तो है, लेकिन ओवरऑल उनके लिए अच्छी बात नहीं है अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो, क्योंकि यहाँ पर उनको ऑब्वियसली ईजी पड़ रहा था इंपोर्ट करने को, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को भी प्रमोट करना चाहती है। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर एक विन विन नजर आ रहा है। तो देखते हैं किस तरीके से ये चीज़ें और कब तक प्ले आउट होती है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है जेपी मॉर्गन से, जिन्होंने इंडिया को इंक्लूड किया है उनके बहुत ज़्यादा हाईली ट्रैक्ड एमर्जिंग मार्केट डेब्ट इंडेक्स के अंदर। और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनपुट इस देश के अंदर नजर आएगा, इसे इन्होंने कहा है। और कुछ कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया है जो इंडिया के लिए पॉजिटिव है, जैसे कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट के बारे में कहा है, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस के द्वारा एलिजिबिलिटी यहाँ पर एक देखा गई है। इंडिया वेट इज एक्सपेक्टेड टू रीच मैक्सिमम वेट थ्रेशोल्ड ऑफ 10%, ये कहा है, जबकि इनिशियल जो ग्रोथ रेट होगा वो 8.7 का होगा, ऐसे उन्होंने कहा है। तो बेसिकली ये जो इंडेक्स होता है ये एक कई तरह जैसे निफ्टी वगैरह होती है वैसा ये बनाते हैं दुनिया के सारे इमर्जिंग इकोनॉमीज का, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। और फिर कहीं ना कहीं पे इन्वेस्टमेंट टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं ऐसी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहीं पर इंडिया जो है एक बड़े अच्छे रैंकिंग के साथ में और एक अच्छे व्यू के साथ में नजर आ रहा है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ पर यहाँ का पहला स्काई ब्रिज बनाया जाने वाला है, या फिर कह दो कांच का स्काई ब्रिज बनाया जाने वाला है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ है आग ब्रिज के ऊपर, जो कि धनुष्य बाण की शेप में होगा। और बेसिकली ऐसे लोकेशन बनाया जा रहा है जो कभी कभी बादलों के भी ऊपर होती है। तो ये ऑब्वियसली वन ऑफ द बिगेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स बनेगा आने वाले समय में। और वैसे दोस्तों बिहार में इसके पहले स्काई ब्रिज बन चुका है कांच का, लेकिन यूपी वाला जो होगा वो मॉडर्न फैसिलिटी के साथ बनाया जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगा, ज़्यादा लोगों को कैरी कर पाएगा। बिलो द फीट जो है देखने के लिए जो कंस्ट्रक्शन होता है वो बेहतर तरीके का होगा और लोगों को ऑब्वियसली इसकी वजह से एक्सपीरियंस भी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि शाबरी वाटरफॉल जो यहाँ पर गिरता है ये उसी के लोकेशन के पास में है, तो लोगों को कांच के ब्रिज के ऊपर से वाटरफॉल देखने का भी मौका मिलेगा। अगली खबर दोस्तों जो आसाम के सीएम के द्वारा जिन्होंने अनवील किए है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, और इसका नाम रखा गया है मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असोम अभियान। बेसिकली यहाँ पर जो स्टेट के यूथ है जो एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहता है, खुद का कोई बिजनेस सेटअप करना चाहता है, यहाँ पर दो पार्ट्स में एक स्कीम को अनवील किया गया है। प्राइमरी टारगेट जो है वो एजुकेटेड यूथ जिनको इसमें डिग्रीज वगैरह है, उनको इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, वेटनरी साइंस, फिशरीज, डेंटल स्टडीज इन जैसे वेंचर्स में एंटर करने के लिए मदद की जाएगी। और जो दूसरा पार्ट होगा वहाँ पर थोड़े जो लेस प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए काम किया जाएगा। यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट कैंडिडेट को मॉनिटरी बेनिफिट देगी, बेसिकली 5 लाख रुपये दिया जाएगा हर कैंडिडेट को 2 इंस्टॉलमेंट्स में। 2.5 लाख का पहला, 2.5 लाख तब दिया जाएगा जब थर्ड पार्टी असेसमेंट से ये समझ में आएगा कि बिजनेस जो है वो ठीक से यहाँ पे रन किया जा रहा है। जो पहला 2.5 लाख रुपए है वो नॉन रीपेएबल है, जबकि जो अगला 2.5 लाख होगा वो एक इंटरेस्ट फ्री रिफंडेबल होगा, यानी कि काइंड ऑफ एक इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए होगा, ये 5 साल के लिए। तो यहाँ पर 5,000 रुपये का उसके बाद में ईएमआई बन जाएगा, यानी 2.5 लाख रुपये गवर्नमेंट ग्रांट की तरह देगी, 2.5 लाख रुपये जो है गवर्नमेंट उनको इंटरेस्ट फ्री लोन की तरह देगी, जो बाद में गवर्नमेंट अपने बिजनेस के जरिए रिटर्न कर सकेंगे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से, जिन्होंने डिसाइड किया कि वो कंसल्टेंट हायर करेंगे 62 करोड़ रुपए की कीमत से, जो शहर के आर्टीरियल रोड्स को क्लीन एंड स्क्रब करने का काम करेंगे। यहाँ पे बेसिकली 1400 किलोमीटर के आर्टीरियल रोड्स है। आर्टीरियल रोड्स मतलब जो अंदरूनी रास्ते होते हैं, मेन रोड्स या हाईवेज नहीं होते वो वाले रोड्स, इनको साफ करने के लिए और इनको स्क्रब करके क्लीन करने के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया है। यहाँ पे मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो है साफ करने की कंपनी अपॉइंट की गई है, वो साफ कैसे करना है ये बताने के लिए कंपनी अपॉइंट की गई है, जिनको 62 करोड़ रुपीस दिए जाएंगे। 10 सालों के हिसाब से ये सोच होगा 100% वॉल टू वॉल मैकेनिकल स्वीपिंग ऑफ रोड्स एंड इंप्रूविंग सैनिटेशन सर्विसेज इन द सिटी के गोल के साथ में किया जा रहा है। वैसे अगले डेकेड तक जो टोटल खर्च इसके लिए आएगा वो 19,466 करोड़ रुपीस का होगा।
अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट के द्वारा, जिन्होंने फ्राइडे को लॉन्च किया एक न्यू ग्रोसरी फुलफिलमेंट सेंटर सोनीपत हरियाणा में। और यहाँ पर अभी जो ऑनलाइन मार्केट प्लेस एक्सपांड हो रहा है ग्रोसरीज का, वहाँ पर ये 150 पिन कोड्स को टीयर 2 एंड टीयर 3 टाउन्स में भी पहुँचा पाएंगे। बेसिकली पानीपत, मेरठ, रोहतक, वाजिरपुर, ये सब जगहों पे ये फुलफिलमेंट सेंटर यहाँ पे काम करेगा। 40 लाख आइटम्स की यहाँ पे इन्वेंट्री रखी जा सकेगी, 2.5 लाख यूनिट्स यहाँ पर डेली की डिस्पैच हो सकेंगे, इतनी यहाँ की कैपेसिटी है। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स या ONDC से, जिन्होंने लॉन्च अब शुरू करने का डिसीजन लिया है कलकत्ता के अंदर, और ये होगा कैब हेलिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर गवर्नमेंट का एक ऐप है, यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट का एक ऐप है यात्री साथी नाम से, जिसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इसको ONDC के ऊपर चढ़ाने की बात गवर्नमेंट ने की है। बेसिकली 5,000 राइड्स यहाँ पे वैसे भी मिल रही है, 2.5 लाख राइड्स अभी जो हो चुकी है और 3.5 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स है, 18,000 कैब ड्राइवर्स है। तो यहाँ पर ये एक अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है ONDC के साथ में इंटीग्रेट करने के लिए, जो कि जल्द किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन से, जिन्होंने कहा है कि वो अब ग्रेटर एम्फेसिस रख रहे हैं टनल्स बनाने के लिए माउंटेनियस रीजन्स के अंदर और ईयर अराउंड कनेक्टिविटी बॉर्डर एरियाज में पहुंचाने के लिए, चाहे लद्दाख हो या नॉर्थ ईस्ट हो, उसके लिए टनल्स के ऊपर वो मेजरली फोकस कर रहे हैं। 60 साल के एग्जिस्टेंस में BRO ने अब तक सिर्फ 2 टनल्स बनाई थी, लेकिन अभी कहा गया है कि आने की सिर्फ 3 साल में ही 4 टनल्स कंप्लीट की गई है, 10 जो है एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट है देख से 2 साल में। तो BRO जो कई दशकों में नहीं कर पाई खराब मैनेजमेंट के अंदर, वो अब विद इन फ्यू ईयर्स उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा काम करते हुए नजर आ रही है, जिसकी वजह से क्लियर इंडिकेशन है कि ऑर्गेनाइजेशंस और उनके अंदर काम करने लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, लेकिन नर्चरिंग एनवायरनमेंट की कमी थी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है कोलकाता बेस्ड स्टार्टअप अनेवर्स मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड से, जिन्होंने एक MOU साइन किया है IIT खड़गपुर के साथ में, और ये MOU साइन हुआ है फॉर कमर्शियलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ सोडियम आयन टेक्नोलॉजी। तो सोडियम आयन टेक्नोलॉजी बेसिकली एक बैटरी टेक्नोलॉजी है, एनर्जी सॉल्यूशंस के अंदर ये आता है, और बेसिकली अब ये IIT और ये स्टार्टअप दोनों मिलकर रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे इन बैटरी सिस्टम्स एंड सॉल्यूशंस का लॉन्ग टर्म, किस तरीके से उसको कमर्शियलाइज किया जा सके, मास प्रोडक्शन इसका किया जा सके, इसको कॉस्ट को जो है कम्पिटिटिव लाया जा सके, ये सब चीज़ों के ऊपर मिलकर ये काम करेंगे। अगर चीज़ें सही जाती है तो एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन, रीसाइकलिंग, एसेसिलिंग, फुटप्रिंट वगैरह जो होता है कार्बन का, सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। देखते हैं किस तरीके से ये पार्टनरशिप काम करेगी। आज के आस पिटी सवाल के बारे में बात करें तो टेलको तक्षशिला पूछते हैं, Why Indian airport still uses buses to take passengers from terminal to flight? Can they just build movable bridges like other big airports? Surprised even newly built airport like Mopa Airport taking passengers in bus is waste of time and resources. Growing from terminal to bus to a flight inefficient. तो देखो पहली बात ये है ना कि दुनिया के सबसे बड़े बड़े एयरपोर्ट्स के अंदर भी इन जो चीज़ों को बोलते हैं, जहाँ पे बस से जाके हम फ्लाइट बोर्ड करते हैं, उनको बोलते हैं रिमोट गेट। और कई केसेस के अंदर ये 2 रीजंस की वजह से होता है। मेन रीज़न तो ये होता है कि कई सारी कंपनीज पैसे बचाना चाहती है अपने फ्लाइट्स के अंदर, वहाँ पे जो गेट होता है, जो एरो ब्रिज होता है, जो सीधा प्लेन से जुड़ता है, उसका पैसा देना पड़ता है एयरपोर्ट को, और वो सस्ता नहीं होता है। स्पेशली जब भीड़ भाड़ वाला समय होता है, रश आवर होता है, उस समय पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव बन जाता है एरो ब्रिज को यूज़ करना। वहाँ पे स्लॉट्स नहीं मिल पाते, वहाँ पे बिडिंग होती है, बड़ी एयरलाइंस वो बिड जीतती है, तो वहाँ पर कई जो प्लेन्स लैंड होने वाले होते हैं उनको एरो ब्रिज की फैसिलिटी वैसे भी नहीं मिल पाती, और अगर मिल भी रही है तो वो इतनी महंगी होती है कि वो वहाँ पे उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं बनता, जिसकी वजह से वो फिर प्लेन को दूर खड़ा करते हैं। बेहतर ये होता है कि बस में बिठाकर पैसेंजर्स को ले जाए। एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि ये इंडियन एयरपोर्ट्स का फिनोमेनन है यार, दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट पे जाओ या न्यूयॉर्क पे, ये जो पैसेंजर्स को रिमोट टर्मिनल पे जो फिनोमेना है वो हर जगह पे आज के डेट में यूज़ होता है। हालांकि जितने ज़्यादा गेट्स होंगे उतना ज़्यादा यहाँ पर चांसेस कम होते हैं इन बसेस के जरिए लोगों को पहुँचाने का, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर ये करना ही पड़ेगा हाथ। एट द सेम टाइम यहाँ पर ये वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, स्पेशली कॉस्ट के हिसाब से। बसेस जो है वो कुछ 10-15 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करती है, वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं जाती है, 5-6 मिनट दूरी जाती है। एट द सेम टाइम एरो ब्रिज को यूज़ करने में एनर्जी जाती है, वो पूरी तरीके से वेंटिलेटेड होता है, एयर कंडीशन होता है, तो वहाँ पे एनर्जी जाती है, वहाँ पर उसको ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ती है। ये सब चीज़ें जो है वो एक रिमोट गेट पे नहीं होती है, वहाँ पर लिटरली हाथ से सरकाने वाले आजकल जो है सीढ़ियाँ वगैरह लगा देते हैं, तो वो सब चीज़ें जो है एयरपोर्ट्स पे हमें देखने को मिलती है। ये रीज़न है बेसिकली कॉस्ट का, और यहाँ पर एयरपोर्ट्स के अंदर कैपेसिटी का, ये 2 इश्यूज जो है रिमोट टर्मिनल्स यूज़ करने पे किसी भी एयरपोर्ट को और एयरलाइंस को मजबूर करते हैं। उम्मीद करता हूँ कोई सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे देना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।